कर लें स्टार्ट। डांट तो बहुत सारी पड़ गई है। चैप्टर 5 12th क्लास। चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। में क्या क्या हो गया था? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 का जो कॉमन पार्ट है वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। न्यूमेरिकल्स कितने दिए थे? 1 to 15। होप आपने ट्राई करे होंगे। वो आप करेंगे तो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूले हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट हैं। यू कैन डू इजीली इफ यू ट्राई। ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। सर जो एम्पियर मीटर है वो ऐसा ही रटे? एम्पियर मीटर हाँ ऐसा ही रटे। चैप्टर 5 12th क्लास। चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स लास्ट क्लास में पढ़े थे। गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इज मैग्नेटिक materials. Magnetic materials are classified, categorized in three types, three parts. First one are कौन से? Ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials. सेकंड वन कौन से होंगे जी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड थर्ड वन आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। एक एक करके हम तीनों की स्टडी करेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या है। दीज आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन भी है एंड उसकी प्रॉपर्टी भी है। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? दीज आर क्या आएगा? वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अच्छा जी, थैंक यू। चलिए एक बच्चा तो जाग रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बच्चे बोर्ड पे होंगे और ध्यान यहीं पे होगा। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी। ओनली श्रद्धा इज प्रेजेंट टुडे, बाकी सब एब्सेंट है। क्या मिस्टेक है? WEAK आएगा, वीकली। वीकली है ना, मीन्स वीक रिपल्सन, वीक अट्रैक्शन होता है। वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। व्हाट अबाउट डायमैग्नेटिक? दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी डेफिनेशन भी है और यही इनकी प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, देखिए जरा। मोस्ट ऑफ फील्ड लाइंस passes inside the ferromagnetic materials. Inside these materials, or we can say inside ferromagnetic materials. इसका मतलब समझते हैं जी। मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होंगी। क्यों? व्हाट डज इट मीन? सर इधर है क्लास।
यहां हमने रखा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, बट जैसे इनके बीच में मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मोस्टली को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी जो फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी वो भी इसके अंदर से पास होंगी। मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस अब इसके अंदर से पास होंगी। मोस्ट का मतलब अप्रोक्सीमेटली फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड मोर रेडियल बन जाएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नाम सुना है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में पढ़ा था, तो वहां कॉनकेव पोल बनाए थे और बीच में सॉफ्ट आयरन भी रख दिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा रेडियल हो गया था। एंड इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी इसके अंदर से पास होंगी, जो बाहर थी वो भी अंदर आ गई, यानी बहुत ज्यादा फील्ड लाइन पास आ गई हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है किसी भी मीडियम में। फॉर एग्जांपल, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज अप्रॉक्स 1000, तो सॉफ्ट आयरन में फील्ड 1000 टाइम्स अप्रॉक्स बढ़ जाता है। रीजन इज व्हाट, जो फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास कराता है। क्लियर हुआ? यहां क्या चेंज आएगा, फ्यू लाइंस पासेस inside and few lines outside, and few magnetic field lines passes outside, यानी कुछ फील्ड लाइन अंदर से कुछ बाहर से, बट इसमें सारी मोस्टली लिखा है मैंने, मोस्ट। परफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 100%, जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मोस्टली फील्ड लाइंस पासेस इनसाइड। पैरा में फ्यू इनसाइड, फ्यू इनसाइड, आउटसाइड। एंड डाया में क्या होगा शिवांश? मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस passes outside the diamagnetic material. डायमैग्नेटिक मटेरियल यदि यहाँ रख देंगे तो जो अंदर से भी पास होनी चाहिए वो भी सारी बाहर से आ जाएंगी। मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस गोज पासेस आउटसाइड। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल में 100% बाहर से चले जाएंगे, अंदर से पास नहीं करेगा। मतलब उसको स्किप करके पास करेंगे, मटेरियल को स्किप करके पास स्किप करेंगे, उसकी तरफ आ रहे तो ऑटोमेटिकली उससे पहले ही बैंड हो जाएगी, तो ऊपर से निकल। जैसे यहाँ से कोई लाइन आ रही है तो आगे ही आ गया, तो ऑटोमेटिकली लाइन पहले ही ऐसे चली जाएगी ऊपर से, मतलब उसको टच नहीं करेगी, उसके बाहर से निकल जाएगी। एंड दिस इज द रीजन फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन। यू नो मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन नाम नहीं सुना? जिसमें जो ट्रेन है वो ट्रैक से कुछ ऊपर, ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में चलती है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। जापान में प्रैक्टिकली ट्रेन इज रनिंग, जापान में ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन चल रही है। तो उन्होंने डायमैग्नेटिक मटेरियल, बेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो उनके पास था वो यूज करा है, जिससे प्रैक्टिकली वर्किंग मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन रनिंग इन जापान। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे चलती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है, उसी से चलती है, उसी से रुकती है, ब्रेक भी उसी से लगती है। पढ़ना, गूगल पे बहुत कुछ देखते रहते हो, है ना? रील्स वगैरह भी चलती हैं, तो रील्स की एक आध बार ये भी देख लिया करो, है सर शिवांश? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें जी। थर्ड प्रॉपर्टी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज relative permeability mu r
for ferromagnetic materials is much greater than 1. That means बहुत ज़्यादा है. For example, for soft iron, relative permeability is approx 1000. यानी ferromagnetic material का mu r बहुत ज़्यादा होता है. What about para? Mu r is greater than 1, but बहुत ज़्यादा नहीं है. 1 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी स्मॉल वैल्यू होती है. For diamagnetic materials, mu r is less than 1. इनके लिए वैल्यू 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा. ठीक है, यहाँ 1 से बड़ा है या 1 से बहुत बड़ा है, और वहां 1 और 0 के बीच में लाई करती है. म्यू आर है क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी. चैप्टर 4 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, अभी थोड़ा सा और आगे भी इंट्रोड्यूस करेंगे. सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? किससे? सर ये डायमैग्नेटिक में अगर वो कम है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है का मतलब है फील्ड बाहर चला जाएगा. तो फील्ड एग्जिस्टिंग भी है तो फील्ड वहां से हट जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ये सिंबल ऐसे है काय. चैप्टर 2 में आया था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, वहां था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. यहाँ काय एन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ferromagnetic materials is greater than 1, but बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से small. For paramagnetic materials, magnetic susceptibility is what? Less than 1, greater than 0. For diamagnetic materials, magnetic susceptibility is less than 0, means negative. बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज -0.6. नेम द मटेरियल एंड राइट इट्स एनी टू प्रॉपर्टीज. -0.6 का मतलब क्या? डायामैग्नेटिक है और उसकी कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख दो. इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया. नेक्स्ट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. For ferromagnetic materials, next property is these loses magnetism. These loses magnetism on heating. Heating मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपना मैग्नेटिज्म लूज करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगे उनकी. What about these? Same means these also loses magnetism on heating. And for diamagnetic materials, there is no effect of heating, or we can say no effect of temperature on मैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिज्म पे टेम्परेचर का, हीटिंग का इफेक्ट होता है या नहीं? नहीं होता है ना शिवांश? नहीं होता है. आप पे भी असर नहीं होता ना, तो इन पे भी नहीं होता. हीट हो गए बिल्कुल. सो नेक्स्ट पे चलें. अब यहाँ हमने 2-3 नाम रखे हैं, इतना ही आएगा बस. नाम यूज करें हमने म्यू आर एंड काय. ये क्या है इनके बारे में सीखेंगे. उससे पहले these ferromagnetic materials loses magnetism on heating. तो कैसे, कितना लूज करेंगे? That is given by Curie's law. नाम सुना होगा मैडम क्यूरी, सुना होगा ना? मैडम क्यूरी का नाम नहीं सुना? हाँ, Madam Curie was awarded with the Nobel Prize for discovering a radioactive material. कौन सा? रेडियम है ना. रेडियोएक्टिव मटेरियल की डिस्कवरी इन्होंने करी थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. और ज़्यादा क्यों पता होना चाहिए था?
क्योंकि इनकी फैमिली को नोबल फैमिली कहा जाता है। एक ही फैमिली में 3-3 नोबेल प्राइज मिले थे। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज एक ही फैमिली को मिले हैं, कंट्री को भी नहीं मिलते इतने। तो पूरे कंट्री में बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पूरे कंट्री के में भी नहीं मिलेंगे 3 नोबेल प्राइज, तो इन्हें एक ही फैमिली में मिले हैं। इनको मिला, इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, उनको भी मिला था, वो भी साइंटिस्ट थे, और फैमिली में एक और मेंबर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है ना? आप मेरा नाम आगे बढ़ा सकते हो नोबेल प्राइज के लिए, क्या आपका नाम बढ़ा दें? नहीं, आप नहीं, मेरा तो नाम कर सकते हो प्रमोट। आजकल कोई भी कहता है मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, है ना? पीस के लिए होता है नोबेल प्राइज ना, सभी फील्ड में होता है नोबेल प्राइज, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में हर साल नोबेल प्राइज किन किन को मिला है, किसके लिए मिला है, वो अनाउंस करा जाता है। इस साल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में अलग अलग नोबेल प्राइज मिले थे, सुने होंगे नाम। इतना हाँ, सब किताबी बातें पढ़ते हैं हम, उसके बाद मार्कशीट मिलेगी, अच्छा कॉलेज, डिग्री लेकर पैसा कमाएंगे, बस सोचना नहीं है ना? पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए, इन्होंने क्यूरीज लॉ में क्या है, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. Proportionality constant is C, Curie's constant बोलते हैं इसको। सर ये लड़की है, हाँ जी मैम, लड़की है। ठीक, हाँ ठीक बोलेंगे, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव मटेरियल पे बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टडी करा था, तो इनको कैंसर हो गया था। रेडिएशन, हाँ जी, रेडिएशन में बहुत ज़्यादा रहते थे एक्चुअली उस टाइम पे। प्लीज़, उस टाइम पे रेडियोएक्टिव मटेरियल से रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती हैं और रेडिएशन हार्मफुल होती है उतना नहीं पता था, रिसर्च इतनी नहीं थी, तो कई कई घंटे वो रिसर्च में लगे रहते थे। और वहीं रेडियोएक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है लैब में, तो उससे रेडिएशन जो निकलती थी कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो गामा रेडिएशन है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। हमारे कहीं भी ऐसे बम्बार्ड होते रहे कुछ टाइम के लिए तो स्किन कैंसर हो जाएगा। काफ़ी साइंटिस्ट हैं ऐसे जिनको इस तरह से रिसर्च करते करते डिजीज़ फेस करनी पड़े, और उन्हीं की वजह से इतनी फैसिलिटीज़ आज हमें अवेलेबल हैं। ऐसे स्लाइड करते हैं और रील चेंज हो जाती है ना, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बट उसके पीछे बहुत लोगों ने मेहनत करी है। मैडम क्यूरी थे, मैडम क्यूरी, मैडम मैंने इसलिए वर्ड यूज़ करा। सर ये पहली साइंटिस्ट पढ़ी है लेडी अभी 11 से 12 तक हैं? नहीं, साइंटिस्ट और भी बहुत हुए हैं। नहीं, लेडी सर, हाँ, फीमेल बहुत हैं। नाम ही पढ़ा ना 11 से 12 तक। आप भी साइंटिस्ट हो? नहीं? She can easily convert oxygen into carbon dioxide. तो साइंटिस्ट हुए ना? सर सभी करती है। अच्छा ठीक है, सारे साइंटिस्ट हैं। टॉपिक पे आते हैं। Where C is Curie's constant. मैंने बात नहीं बता दी ना? हाँ सर। Curie's constant है, but that is valid for ferromagnetic materials. आगे बढ़े। Next is, हमने बात करी रिलेटिव परमिएबिलिटी की। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर पहले से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 4 से। होता क्या है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहाँ पे, हालांकि वही है जो पहले पढ़ा है, बट इंट्रोड्यूस यहाँ भी करेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज डिफाइंड एज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम is defined as the magnetic field in a medium divided by magnetic field in vacuum. किसी भी मीडियम में रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू उस मीडियम का फील्ड बाय वैक्यूम का फील्ड। फॉर एग्जांपल, फॉर सॉफ्ट आयरन रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अप्रॉक्स 1000, मींस सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए उसकी परमिएबिलिटी 1000 है।
गॉट इट? जितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा उतनी ही परमिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स? मैग्नेटाइजिंग फोर्स represented by H. One more term there is known as intensity of magnetization, represented by capital I. That is, what are the two? Let us talk about them one by one. हमने क्या करा, एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस रख दिया। सॉफ्ट आयरन है या स्टील ले लिया मैंने, स्टील को रख दिया। इज दैट अ मैग्नेट? स्टील है या सॉफ्ट आयरन है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल में अंतर है। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, ठीक है। इसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया है। इस तरह से यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया, मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, जिससे यहां मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कितना मैग्नेटाइज करेगा? दैट इज H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और ये कितना मैग्नेटाइज होगा? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। एक्सटर्नल फील्ड इसको कितना मैग्नेटाइज कर रहा है? H। और ये कितना मैग्नेटाइज हो रहा है? दैट इज I। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इज इक्वल्स टू व्हाट? B by mu naught in vacuum, and it is further equals to B by mu r mu naught in a medium। मीडियम कहीं भी आ गया तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी mu r हमें रखना ही पड़ेगा। मीडियम में B by mu r mu naught, वैक्यूम में B by mu naught is the formula for magnetizing force H। कितना मैग्नेटाइज होगा? अब मैग्नेटाइज होगा मींस इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट acquired by the material per unit volume। Per unit volume। Anybody tell me what is its SI unit? SI unit बताएगा कोई? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर? अच्छा, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। NIA एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो क्या बचा? एम्पियर पर मीटर। एनीबॉडी टेल मी SI यूनिट ऑफ H? H की SI यूनिट क्या होगी जी? B by mu naught, टेस्ला एंड म्यू नॉट कांस्टेंट की यूनिट तो थी, वैल्यू तो थी 4×10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट तो है। क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर। ध्यान दे तो दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, बट ये कितना मैग्नेटाइज कर रहा है इसको? H। यानी इसको मैग्नेटाइज करने में कितना एफर्ट कर रहा है? दैट इज H।
और ये खुद मैग्नेटाइज होने में कितना एफर्ट कर रहा है, दैट इज आई. Like I am trying to explain the topic to all of you with what efforts, that is H. आप कितना एफर्ट कर रहे हो उसको गेन करने में, दैट इज आई. H सबके लिए डिफरेंट है, सेम है? I सबके लिए डिफरेंट है, शिवांश? I सबके लिए डिफरेंट है, सेम है? आर्यन जी डिफरेंट है. H डिफरेंट है, I डिफरेंट है, H सेम. दैट इज H क्या है, इनपुट या आउटपुट? एंड I दैट इज H एंड I, और इन्हीं की रेशियो को कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. देखें जरा, द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, represented by this symbol. M लगा देंगे. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? CHI, चाय, काय, जो मर्जी बोले, है ना? हाँ, ची भी कह सकते हैं, छी तो नहीं कर, है ना? काय बोलते हैं, जनरली काय बोलते हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बना? I by H, यानी आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट बाय आउटपुट. आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है? एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डू व्हाट? एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड. और आई क्या है? आई वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, आउटपुट कितना आया, है ना? आउट ऑफ 30 कितना? 12 आउट ऑफ 30, है ना? इनपुट इज 30, आउटपुट इज 12. परसेंटेज तो रहने देते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं. तो दैट इज एबिलिटी ऑफ, आर यू लिसनिंग? होप यू आर प्रेजेंट मेंटली. Ability of a substance to get magnetized is magnetic susceptibility. यानी कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी. इज एफिशिएंसी बी मोर देन 100%? क्या एफिशिएंसी, एबिलिटी 100% से ज्यादा हो सकती है? गौरी कह रही है हाँ. हाँ, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा हो सकती है. तो जितना पढ़ा उससे ज्यादा सीख लिया, सेल्फ स्टडी कर गया, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के. आंसर इज यस. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नाम ही स्पेशली उनको दिया गया जिनकी एफिशिएंसी मोर देन 100% है. तभी तो पता चलेगा कौन फेरोमैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक है ना? पहले बता देंगे तो फिर वही बुक्स में लिखा हो पढ़ लिया. हमें तो एबिलिटी है ना, बुक्स में नहीं लिख के जा सकती एबिलिटी जी. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वही है जिनकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है. परसेंटेज में देखें तो ग्रेटर देन 100% है, यानी जिसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा, उसी को फेरोमैग्नेटिक कहा गया है. इज दैट एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स? क्या बोलूं? यस, एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. जितना पढ़ा उससे ज्यादा सीख लिया. यस, जैसे पढ़ा, देखो यही चीजें होती हैं. हम अक्सर कई बार टीचर्स को भी, जो फ्रेशर होते हैं टीचर, तो उनको भी बताना होता है, उनको भी सिखाना होता है. हम भी फ्यूचर में हो सकता है हम में से कुछ टीचर बने, तो फर्स्ट डे तो क्या करेंगे, नोट्स बना के ले जाएंगे, जब पढ़ के जाएंगे. स्टार्टिंग में हर कोई ऐसे ही करता है. तो बहुत बार ऐसा होता है, हमने भी स्टार्टिंग में देखा है, सीखा है कि एक टॉपिक को पहली बार पढ़ा, उसका जो विजुअलाइजेशन अलग था, दूसरी बार पढ़ा तो उसका विजुअलाइजेशन चेंज हो गया, 10वीं बार पढ़ा तो विजुअलाइजेशन बिल्कुल चेंज हो गया.
इन द सेम वे में मैं एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, बट वही टॉपिक किसी बच्चे को जो विजुअलाइजेशन अलग है, उनका अलग है, उनका अलग, सबका विजुअलाइजेशन अलग है। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा है एक तरीके से, अब टीचर का तो अपना बना हुआ तरीका वही पढ़ा रहा है, बट बच्चे ने उसको जो देखा वो एक ऐसा नया तरीका बन गया कि वो टीचर से भी आसान है। ऐसा होता है, टॉपिक वही है बट उसको सॉल्व करने का तरीका, उसको समझने का, उसको विजुअलाइज करने का तरीका सबका अलग है, और जिससे एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होती है। आरवी, फेरो, पैरा और डाया। डाया तो करनी होने चाहिए, है ना, पढ़ा है फिजिक्स और सी ध्यान केमिस्ट्री में है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बट ये है कि पैरा और अप्रोच करें फेरो की तरफ, एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हो। एंड मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ हमारे बीच में, बट हमारे बीच में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जितना पढ़ाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, दोनों बैच मिला के। तो जितना पढ़ा उससे ज़्यादा मीन्स इधर उधर से सीखा, उसको एनालाइज करा, अच्छा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर को दोनों वायर्स को एकदम सर्किट में लगा के स्विच ऑन कर देंगे तो क्या उड़ जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा, सोचते रहते हैं ऐसे। टॉपिक पे आता हूँ, वो भी अंडरस्टूड, कितना मैग्नेटाइज करा ये इसको करेगा H, कितना होगा I, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, ये मैग्नेटाइज हो क्यों रहा है, आर यू प्रेजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जो कुछ भी है सब कुछ इस मटेरियल में है, जो कुछ भी है टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, टॉपिक आपने याद कर लिया, बट जो एबिलिटी डेवलप हो रही है आप लोगों की वो आपके अंदर है, वो बस उसको एनहेंस करा जा रहा है, इसी के अंदर सब कुछ है। एक्सटर्नल फील्ड ने उसे सिर्फ डायरेक्शन दी है, एक्सटर्नल फील्ड उसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा, सिर्फ उसको डायरेक्शन दे रहा है, जिससे वो मैग्नेटाइज हुआ। वो डायरेक्शन कैसे दे रहा है उस पॉइंट पे चलते हैं, वो डायरेक्शन, ये मैग्नेटाइज हुआ कैसे, चले उस पॉइंट पे, क्यों हो रहा है, उसी के अंदर सब कुछ था तो खुद मैग्नेटाइज क्यों नहीं हुआ, दैट इज द पॉइंट। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ रखा हमने पहले भी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में मैंने क्वेश्चन डाले हुए, चैप्टर 4 में मैंने क्वेश्चन डाले हुए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, रेडियस r, स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ, एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका इक्विवेलेंट करंट किधर होगा, क्लॉकवाइज, ऑपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, चैप्टर 3 में भी क्वेश्चन करे होंगे आपने, चैप्टर 4 में भी क्वेश्चन करे होंगे आपने, 5 में भी है। क्या फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन स्पीड v आ जाएगा, युग मेक इट करेक्ट। शिवांश मेक इट करेक्ट, अर्णव मेक इट करेक्ट। क्या बात, सारे ही डीमैग्नेटाइज हो गए, आई एम ट्राइंग टू मैग्नेटाइज। हाँ, v ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये v ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा ev/2 पाई r। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट की तरह बिहेव कर रहा है, सर समझ लो ना। सर 2 पाई क्या है, डिस्टेंस 2 pi r is the distance covered in one revolution, circumference. Next is what, देखें जरा, अब करंट है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, μ0/4 पाई 2 पाई I/r। इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बता दो जी, NIA, यही था,
सर M2 नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं, बट जब मैग्नेटिक पोल गिवन हो, करंट यदि है तो Ni, करंट है ना, यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं। N कितना है 1, करंट कितना है यश, EV बाय 2 पाई r इंटू एरिया कितना होगा सिद्धार्थ, पाई r स्क्वायर। फाइनल आंसर शिवम, EV बाय 2 पाई r, पाई से पाई घट गया, r से एक पावर घट गई, अच्छा पाई भी कैंसिल हो गया, तो EV बाय r ऊपर आएगा, राइट, EV बाय EVR बाय 2 आ गया है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सर एक कंफ्यूजन है, आपने बताया था कि जो M इक्वल टू Ni लेंगे वो मूविंग कॉइल में लेंगे जो करंट कैरिंग लूप कहीं भी हो, सर, लेकिन ये तो सर्कल है ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कैसी भी शेप हो, करंट फ्लो करना चाहिए उसके अंदर, मतलब उसकी शेप पे डिपेंड। डजंट मैटर। अब एक टर्म हमने पढ़ी है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़ी थी, राइट, एंड फिजिक्स में चैप्टर 11 में आएगा, चैप्टर 12 में आएगा, पढ़ेंगे क्या कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। तो यहां से v इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे पृथ्वी, nh/2 पाई r, 2 पाई m आएगा, r नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ vr इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट is E by 2 into VR की वैल्यू NH by 2 pi m, further written as N into क्या, N के बाद क्या लिखते हैं E H by 4 pi m। ध्यान से देखें तो these all are constant, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या बचेगा EH बाय 4 पाई m, सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखने की नीड नहीं है, this is the minimum possible magnetic dipole moment in the universe, in the first orbit of electron and hydrogen atom, minimum magnetic dipole moment ये है। अब ये क्यों पढ़ा हमने उसको समझते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक मटेरियल है, प्लीज ध्यान देंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। जो हमने आयरन रॉड रखी थी वो बड़ी सी रख दी हमने, इट हैज ए मैग्नेटाइज्ड हुआ, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका इक्विवेलेंट करंट उल्टा हो जाएगा, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई इस तरह से जाएगा, कोई ऐसे मूव करेगा। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑल आर इक्वल टू करंट लूप्स, अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं मींस उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन रैंडम डायरेक्शंस में है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में है। जैसे ही यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेट करा, प्रोड्यूस करा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल हैं
इलेक्ट्रॉन लूप हैं उन पे टॉर्क लगाएगा, कितना, mv sin अल्फा। टॉर्क लगा के टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल्स को फील्ड के डायरेक्शन में खींचेगा, जिससे टॉर्क की वजह से डाइपोल्स फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वन लेग डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में आए, सब पर डाइपोल मोमेंट अब कैंसिल नहीं, ऐड हो गया, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट आ गया। जैसे जैसे डाइपोल्स अलाइन होते जाएंगे, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले रैंडम होने की वजह से कैंसिल आउट कर रहा था, अब वो ऐड हो रहा है। यानी बाहर से कुछ नहीं दिया हमने उसको, सिर्फ उसके अंदर जो खुद उसके अंदर प्रेजेंट था उसको सेम डायरेक्शन में ले आए। कभी दिमाग इंस्टा की तरफ जा रहा था, फिर देखा FB पे चला गया, फिर स्नैपचैट भी होता है कुछ, वो ध्यान नहीं रहा ट्रैक करना तो भूल गए फ्रेंड को। स्नैपचैट पे ट्रैक करते हो ना? अरे चलाते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि उन्होंने फोन रख दिया, मैं फोन ले लिया मैंने ऐसे ही, उस पर वाइब्रेट करे ही जा रहा करे ही जा रहा करे ही जा रहा है, क्या आ रहा है स्नैपचैट पे लगातार मैसेज चले ही जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते हो, अच्छी बात है, बस जितना हो यूज ना करें। तो अच्छा टॉपिक पे आता हूँ, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में थे वो सेम डायरेक्शन में आ गए, जिससे सारे डाइपोल ऐड हो गए, डाइपोल मोमेंट ऐड हो गया, उसका अपना खुद का डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, मींस वो मैग्नेटाइज हो गया। गॉट इट? अब इस फील्ड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये मैग्नेटाइज होता जाएगा, जो डाइपोल रह गए थे वो भी मैग्नेटाइज होंगे, जिससे इसको बढ़ाने से इसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। बट जब इसके सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, अब और कोई डाइपोल बचा ही नहीं है, उसके बाद और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, और सभी डाइपोल्स का मैग्नेटिज्म हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि उससे तो उसके पास डाइपोल ज्यादा हो। गेटिंग? सो एंड एक लिमिट के बाद जब सारे डाइपोल अलाइन हो जाएंगे तो उसके बाद इसको जितना मर्जी बढ़ा लो और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, सैचुरेशन आ जाता है। उसके बाद कितना मर्जी पढ़ा लो और ज्यादा दिमाग में नहीं घुसता, कि सारे डाइपोल अलाइन हो चुके और डाइपोल बचे ही नहीं है। होप यू आर गेटिंग? दैट इज कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज क्यों होता है, और मैग्नेटाइज होता है तो जो कुछ भी उसी के अंदर है उसको एक फाइनाइट डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे वो मैग्नेटाइज हो गया। अब इसी में लास्ट टॉपिक है, पैकअप करेंगे क्लास, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अच्छा अभी बचा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस कार। हिस्टैरिसीस कार और हिस्टैरिसीस ग्राफ, दैट इज IH ग्राफ होता है। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पे। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करें। अभी तो बचा है थोड़ा सा। ग्राफ बिटवीन I एंड H, I इंटेंसिटी एंड H मैग्नेटाइजिंग फोर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अलोंग x एक्सिस वी कंसीडर H और B by mu naught यानी B। Along y axis we consider I क्या है? Intensity of magnetization। ग्राफ कैसा आएगा? जैसे जैसे हम फील्ड को बढ़ाएंगे, फील्ड इन पे टॉर्क ज्यादा लगाएगा, ज्यादा डाइपोल अलाइन होंगे, यानी इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। ग्राफ इस तरह से आएगा, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, उसके ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएंगे, कांस्टेंट हो जाए। उसके बाद इसको कितना मर्जी पढ़ा लो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड को कम करना शुरू करा, तो ग्राफ हमने देखा इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा। कुछ डाइपोल ऐसे होते हैं जो वापस इधर उधर भागेंगे, है ना, तो कम करते गए तो हमने देखा ग्राफ इस तरह से आ रहा है। एंड जब एक्सटर्नल फील्ड जिसने मैग्नेटाइज करा था वो पूरा हटा दिया, यानी टीचर क्लास से बाहर,
तब भी थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, थोड़ी बहुत कुछ चीजें दिमाग में रह जाती हैं, मिली जुली मिक्सअप होती हैं, बट कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। यानी कुछ मैग्नेटिज्म, अब ये परमानेंट हो गया, जिसने मैग्नेटाइज करा तो हटा दिया, फिर भी मैग्नेटिज्म रह गया है। इतना सा मैग्नेटिज्म इसने परमानेंटली रिटेन कर लिया है, गेन कर लिया है, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी? I और H? रिटेंटिविटी इज I कब? एट H इज इक्वल्स टू, जब H 0 हो जाएगा तब कितना मैग्नेटिज्म रिटेन कर लिया है, दैट इज रिटेंटिविटी। उसके बाद फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ जो भी मैग्नेटिज्म उसने रिटेन हो रखा था, मैंने फील्ड उल्टा कर दिया, और फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इधर का जो फील्ड होगा वो डाइपोल को उधर नहीं इधर रिटेन कराएगा, जिससे पहले जो उधर रिटेन हो रखा था उसको जीरो करेगा। सो इसे बोलेंगे कोएर्सिविटी। व्हाट इज कोएर्सिविटी? I और H? रिवर्स H बोलेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रिवर्स H फॉर व्हाट? टू मेक I इक्वल्स टू 0। I को जीरो करने के लिए कितना रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ा। फिर और बढ़ाएंगे तो मटेरियल अब इधर मैग्नेटाइज होगा, सैचुरेशन आएगा, फिर वापस जाएगा रिटेंटिविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर कोएर्सिविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर वहीं चला जाएगा। ये बन गया साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप ऑफ IH ग्राफ क्या आएगा? मैंने बहुत बार बताया है, स्लोप कभी भी आ जाए तो हमेशा y tan थीटा इक्वल टू y by x। y पे कौन है? I एंड x पे व्हाट इज I by h? Susceptibility। ठीक है, दैट इज व्हाट डज एरिया अंडर ग्राफ? एरिया अंडर IH ग्राफ gives loss of energy per unit volume। ये टॉपिक चैप्टर 7 में आएगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। उसमें ऐसा मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर को बनाने में जिसका एरिया अंडर ग्राफ कम हो, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है। वहां पढ़ाऊंगा मैं IH कर्व, हिस्टेरेसिस ग्राफ वहां यूज होगा। थोड़ा सा यूज कहाँ करते हैं, यूज कैसे करते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट रह गया है। लास्ट पॉइंट कहते कहते बोलते रहोगी। फॉर मेकिंग, अब देखेंगे आपकी ससेप्टिबिलिटी। फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए जल्दी से बता दें, रिटेंटिविटी शुड बी हाई और लो? देख लिया बुक में से, रिटेंटिविटी शुड बी हाई। व्हाट अबाउट कोएर्सिविटी? ये भी हाई। कैसे? रीजन व्हाई हाई? परमानेंट है, मतलब उसका मैग्नेटिज्म इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एग्जांपल ऑफ सच अ मटेरियल जो हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए, स्टील की मैग्नेट होती है मार्केट में जो खरीदते हैं हम। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइक सोलेनॉइड हमने पढ़ा था, टॉरॉइड हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए? लो या हाई? रिटेंटिविटी शुड बी लो। करंट पास करें, फील्ड हो, करंट जीरो, फील्ड जीरो हो जाए, खुद का अपना मैग्नेटिज्म रिटेन ना करे, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एंड कोएर्सिविटी क्या होगी जी? ये भी लो। व्हाई लो? थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म यदि रिटेन कर भी लिया है तो वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कोएर्सिविटी कम हो उसकी। इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी शुड बी हाई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एग्जांपल बता दो जी, ऐसा मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉफ्ट आयरन।
ठीक है, क्या? सॉफ्ट आयरन। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। नोट डाउन तो करोगे? पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ भेज दूं? HW को मार्क कर दूं? थैंक यू, बाय, टेक केयर।